कैंसर सर्वाइवर डायरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे एक जो एक्सपीरियंस है लाइफ का वो शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि मैं मोटिवेट। मैं आईसीयू में रहा। आईसीयू में से निकलने के बाद क्या हुआ कि मुझे बोला गया कि आपको नियरेस्ट स्टेशन कहीं भी लोकल में रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा आपको लोकेशन देखनी होगी जहाँ से आप 20 से 30 मिनट के समय में हमारे हॉस्पिटल पहुँच। मुझे नियरेस्ट लोकेशन ढूंढनी थी, तो मैंने नियरेस्ट लोकेशन वहाँ देखी और मैं तैयार हो गया वहाँ रहने के लिए। होता क्या है कि 3 दिनों के बाद वो रूटीन टेस्ट के लिए उन्होंने जो बोला था वो करने थे, उसकी रिपोर्ट 3 दिन में आनी थी, यानी कि मुझे हफ्ते के बाद दोबारा से ओपीडी में जाना। रिपोर्ट आने के बाद जब रिपोर्ट आई तो मैं ओपीडी में गया। ओपीडी में गया, उन्होंने कहा रिपोर्ट्स ठीक हैं और हम सेटिस्फाई हैं, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, आप इसको दवाई को जो है 15 दिन के लिए कंटिन्यू करें। मैंने 15 दिन के लिए कंटिन्यू की। उसमें क्या होता था, जितनी कीमोज होनी थी मेन वो हॉस्पिटल में हो चुकी थी, रेडिएशंस हॉस्पिटल में हो चुकी थी, उनके साइड इफ़ेक्ट्स आ चुके थे। अब एक कीमो वीकली जो थी वो घर में होनी थी, अब वो घर में होनी शुरू हो गई। अब मैं जब वहाँ रिपोर्ट आने के बाद पहुँचा, उन्होंने जब मेरे को बोला कि नहीं जी हम ठीक हैं और आपकी रिपोर्ट्स ओके हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हो गया। मैं वापस घर आया, उन्होंने कहा अब आपने जो है 15 दिन के बाद रूटीन चेकअप के लिए फिर आना। मैं दोबारा रूटीन चेकअप के लिए गया, सारे टेस्ट दोबारा हुए, उन्होंने कहा रिपोर्ट्स ओके हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है, अब आपने महीने के बाद आना है। कोई बात नहीं, हम महीने के बाद गए। अब हमको लग गया कि हम ट्रैक पे आना शुरू हो गए, ठीक है। अब घबराने वाली कोई समस्या रही ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे कोई बीमारी का समाधान शुरू हो जाता है ना, तो थोड़ा सा पेशेंट कॉन्फिडेंट हो जाता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और मैं अब सही होने लगा, मेरा जो है डायग्नोस प्रॉपर हो गया। लेकिन होता क्या है कि जब उन्होंने 2 महीने के बाद मुझे बुलाया और ओपीडी के बाद बोला कि आपकी काउंसलिंग होगी, तो मैं सोचा नॉर्मली रूटीन में जो बताते हैं दिनचर्या के बारे में वही बताएंगे, क्योंकि उससे पहले उन्होंने फीड के बारे में कि भाई डाइट प्लान क्या है, एक्सरसाइज क्या क्या करनी है, और आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी बता चुके थे। मगर वही काउंसलिंग होगी नहीं। लेकिन ये मेरे लिए एक और झटका था। होना क्या था, उन्होंने मुझे बताया कि भैया अब आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना है, और आपके पास अभी 3 महीने तो आपने निकल चुके हैं, 3 महीने का और टाइम है और आपको ये कराना पड़ेगा। मैंने फिर पूछा कि सर इसके जो चांसेस कितने हैं, वो 50-50 के हैं भैया। मीन्स प्लेटफॉर्म पे भी आपको कुछ हो सकता है। सर इसकी ड्यूरेशन कितनी है, 40 to 45 डेज आपको हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए अब दूसरा झटका कि 40 से 45 दिन फिर हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, और 50% के चांसेस हैं, प्लेटफॉर्म पे कुछ भी हो सकता है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं फिर दुविधा में। क्यों? अभी तो मुझे लगने लगा था कि मैं थोड़ा सा ठीक होने लगा हूँ, अब फिर एक नई प्रॉब्लम आ गई। तो वो शायद सैटरडे का दिन था। सैटरडे को उनकी काउंसलिंग के बाद मैं चंडीगढ़ में मैंने स्टे किया। तो मैं कई दिनों से, जैसे आपको बता रहा हूँ कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे सर्च करते हैं। तो मैं भी कई दिनों से वीडियो देख रहा था, तो एक वीडियो वशिष्ठ माता जी हैं पंचकुला में, अब तो नहीं है वो लाइव में, वो उनकी मैं वीडियो देख रहा था, क्योंकि उनको सेम मेरे वाली प्रॉब्लम हुई थी, रीढ़ की हड्डी से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि उनकी, और वो सरवाइव कर गई। अब जब मुझे बोला गया भैया 6 महीने का टाइम था, 3 महीने तो निकल गए हैं, 3 महीने का और टाइम है,
आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लो। क्यों? अगर सर मैंने नहीं कराना है, ओके, आपने नहीं कराना, तो सेकंड टाइम जब ये बीमारी जो है, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कंट्रोलेबल है, क्योरेबल नहीं है, और सेकंड टाइम में ये कंट्रोलेबल नहीं है। अगर प्रॉब्लम आ जाती है उसके लिए 100% आप रिस्पॉन्सिबल हैं। वही डर आ गया मन में। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं घबराया, मैं दोबारा घबराया। क्यों? मुझे बोल दिया गया कि सेकंड टाइम तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फर्स्ट टाइम ऑप्शन थी। सर ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है? क्या मैं ये कराने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इस बीमारी को 200% माइनस में ले जाएंगे। जीरो तक आते आते इसको 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, और 10 साल भी लग सकते हैं। और ये भी हो सकता है क्या कि ये 3 महीने में ही वापस आ जाए। अब दुविधा क्यों? इधर आपको पता ही है ना, 50-50% के चांस हैं। क्या करें? फिर मैंने जब मैं मैडम की, जो मैंने आपको बताया वशिष्ठ माता जी की, मैं वीडियोस देख रहा था, तो मैंने संडे को सोचा कि मेरे को, क्योंकि कांटेक्ट नंबर उनकी वीडियोस से मिल गया था, मैंने कहा इन मैडम से संपर्क किया, इनसे पूछा जाए कि इन्होंने क्या ऐसा ट्रीटमेंट लिया कि ये काफ़ी हद तक, जो 80-90% उम्मीद नहीं थी और इन्हें 1 महीने का टाइम दिया गया था, तो ये कैसे ठीक है भाई। संडे को मैंने उनको एक नहीं 20 फ़ोन किए, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। पर हम भी असूल के पक्ष लगे रहे। आखिर में जब बहुत ही ज़्यादा हो गया तो उन्होंने मेरी कॉल उठाई। हाँ जी कहिए। मैंने कहा माता जी आपसे मिलना था, मैं संडे को भी या किसी से नहीं मिलती। वजह, मेरा बेटा बेटी बहुत नाराज़ होते हैं अगर मैं संडे को किसी को टाइम दे। माता जी ऐसा है कि मैं पीजीआई में रूटीन चेकअप के लिए आया था, वहाँ मेरी काउंसलिंग हुई, तो उन्होंने मेरे को जो 3 महीने का समय दिया कि आप 3 महीनों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराओ, अदरवाइज जो है सेकेंड टाइम जो है ये कंट्रोलेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा वैसे मैं संडे को किसी को टाइम नहीं देती, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें ज़रूरत है तो तुम मेरे घर आ जाओ। उन्होंने मुझे एड्रेस भेजा और मैं आधे घंटे के करीब उनके घर में पहुँचा, क्योंकि मैं लोकल ही। तो जब मैंने वहाँ पहुँचा तो 80+ एक लेडी ने दरवाज़ा खोला, उन्होंने हमें बैठने के लिए कहा, उन्होंने हमारे चाय पानी का इंतज़ाम किया। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हैं कौन, क्या ये वही लेडी हैं? जब आराम से उन्होंने चाय पानी दे दिया, फिर वो आराम से हमारे पास बैठी और मेरी बीमारी के बारे में पूछने लगी कि भाई स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कैसे हुई, क्या महसूस हुआ। मैंने उनको डिटेल में सारा बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को ये प्रॉब्लम आई है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मेरी बात सुनो, तुम तो बहुत ही खुशकिस्मत हो। क्यों? तुम्हारा जब डायग्नोस हुआ तुम्हें 6 महीने का टाइम दिया गया था, मुझे 2 महीने का टाइम दिया गया था कि 1 महीने के अंदर बीएमटी करा लो, और अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, सेकंड टाइम नहीं कंट्रोलेबल है। तो तुम्हारे पास तो 6 महीने का टाइम था, चलो कोई बात नहीं, 3 महीने निकल गए, 3 महीने तो अभी भी हैं। अब तुम सबसे पहले एक असूल बना लो कि ये 3 महीने मैंने अपने लिए जीना है, किसी और के लिए नहीं जीना, परिवार के लिए नहीं जीना, या सोसाइटी के लिए नहीं जीना है। अगर मैंने जीना है तो किसके लिए जीना है? अपने लिए जीना है। और सेकेंडली अब मैं अपनी बात बताती हूँ, जो ये मेरा शरीर है ना, किसका? मेरा नहीं, वशिष्ठ माता जी का, जो माता जी, ये मेरा नहीं है, ये किराए का घर। अब आपको भी दुविधा होगी, हाउ इज इट पॉसिबल? शरीर तो मेरा ही है ना, आत्मा तो मेरी ही है ना, ये किसी दूसरे की कैसे? तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मुझे 1 महीने का टाइम दे दिया गया तो मैं दिल्ली तक ट्राई किया,
उन्होंने सेम सिचुएशन बता दी कि आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा और कोई इसका अल्टरनेट नहीं है, उसमें भी प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ठीक है। मैं वापस आई, हस्बैंड से रिक्वेस्ट की, चंडीगढ़ हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाके उनको मैंने पूछा मेरा कौन कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो काम कर रहा है। उन्होंने कहा माता जी सिर्फ रीढ़ की हड्डी के सिवाय आपका लीवर है, हार्ट है, किडनी है, आइज़ है और जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब प्रॉपर काम कर रहे हैं। सिर्फ आपके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, वो भी बोन मैरो की वजह से। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मैंने बॉडी डोनेट करनी है। माता जी हमने तो सोचा था कि आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए आई हो। नहीं, मैंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं कराना। मैं अब तक अपने बच्चों के लिए जी हूँ। जो मेरे पास 15-20 दिन है ये मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ और मैं अपना जो है टोटली ऑर्गेन्स जो हैं डोनेटेबल हैं तो मैं डोनेट करना चाहती हूँ। उन्होंने फॉर्म भरा, घर आने के बाद आपको पता ही है ना, अटेंडेंट जो भी हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, कोई भी, वो क्या करते हैं कि आपके सामने तो पॉजिटिव बने रहेंगे कि यार अगर हम ही घबरा गए तो मरीज की तो है ही। अब वो छुप छुप के कत्ती रोया करते थे। मेरे सामने तो कोई रोता नहीं, लेकिन इधर उधर जाके रोया करते। मैं भी अकेले, क्यों? वो तो इस पोजीशन में भी नहीं थी कि वो करवट ले सकती थी। किसी को बुलाना, वॉशरूम जाना, नहलाना, करवट बदलना, बेड सोर भी हो गए थे उनके। तो कह रही मेरी तो ये सिचुएशन थी। मैंने सोचा कि अब सारा दिन मैं 24 घंटे पड़ी रहती हूँ, इतना टाइम मुझे निकालना है, 15-20 दिन, महीना निकालना है, तो ये कैसे हो? तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम शुरू कर दिया रूटीन में। उसमें क्या किया, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम करना शुरू कर दिया। दिन बीतने लग गए, बच्चे घबराने लग गए, एक एक दिन कम हो रहा था और बच्चों के दिल की धड़कनें बढ़ी जा रही थी कि भैया माता जी तो 5-7-10 दिन की मेहमान है। अब 1 महीना पूरा होने के बाद जब 3 दिन और हो गए तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि चलो हॉस्पिटल चलो। उन्होंने कहा कि क्या करना है, अब तुम बॉडी तक तो डोनेट करके आ चुकी हो, अब क्या करना है? नहीं, मैं एक बार टेस्ट करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगने लग गया था कि शायद शरीर में जान आने लगी है, इम्प्रूवमेंट होने लगी है। तो मैंने कहा मैं एक बार टेस्ट करूँ। तो जब मैं टेस्ट करवा के रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा माता जी ये जो चीज़ आज आप करने आई हो ना, क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने आई हो ना, अगर ये आपने कहीं महीने पहले करवा लिया होता तो इस टाइम आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेटर होगी। लेकिन ये क्या, रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर भी एकदम ये अचंभे में आ गया कि ये क्या, 7 to 10% इम्प्रूवमेंट, ये कैसे? माता जी आपने होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट लिया? नहीं। आपने आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट लिया? नहीं। ऐसा आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमने तो आपको सिर्फ पेन किलर दिया था, जब ज़्यादा महसूस हो ये पेन किलर ले लो, कहीं ना कहीं तो कुछ आपने। माता जी ने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं। उन्होंने सारे टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ट्रीटमेंट दोबारा से शुरू कर दिया। दोबारा से उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन पे डाल दिया उन्होंने। फिर उनको लगा कि यार इम्प्रूवमेंट हो रही है तो 1 घंटा ना करके मैं 1.5 घंटा बढ़ा दिया। उन्होंने 1.5 घंटा बढ़ा दिया, 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा दोपहर, 1.5 घंटा शाम। उन्होंने अपना क्या करना शुरू कर दिया, तीनों टाइम अपना योगा करना। अब उन्होंने रिपोर्ट्स के लिए जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होती है तो ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। कभी आपको 1 महीने के बाद बुलाते हैं, कभी 2 महीने के बाद बुलाते हैं, कभी 3 महीने के बुला देते हैं।
तो उन्होंने 2 महीने के बाद जब बुलाया तो माता जी की इम्प्रूवमेंट जो 12 से 15% हो चुकी थी। माता जी कहीं ना कहीं तो आप कुछ कर रहे हो। आप ये बताओ कि एडिशनल इन मेडिसिन से अलग आप क्या ले रहे हो? भैया मैं कुछ नहीं ले रही, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ले रही। अच्छा, रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने मेडिसिन लिखी और आप बोला कि आप 3 महीने के बाद आना। 3 महीने के बाद आने पे 20 to 25% जो है इम्प्रूवमेंट। माता जी ने कहा, उन्होंने कहा माता जी कुछ ना कुछ तो आप कर रही हो, ज़रूर आप छुपा रही हो। तो उन्होंने उस टाइम बताया कि मैं भैया 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा दोपहर, 1.5 घंटा शाम प्राणायाम करती हूँ, कपालभाति अनुलोम विलोम करती हूँ, तो उससे मेरी इम्प्रूवमेंट। तो डॉक्टर खुद हैरान। अच्छा, धीरे धीरे उन्होंने ये ड्यूरेशन 2-2 घंटे बढ़ा दी और कहती हैं कि 1 साल के अंदर अंदर वो 80% मन के रीजनरेट होना, रीढ़ की हड्डी के मन के बहुत मायने रखते, लेकिन हो गए और वो ठीक हो गई। 80% धीरे धीरे ठीक हो गई। तो उन्होंने कहा राजीव शर्मा तुम्हारे पास तो अभी 3 महीने का टाइम है, और 3 महीने का टाइम तो बहुत हो, तुम ये शुरू करो। तो उन्होंने जो मेरे को योगास दिए, मैंने कहा माता जी मैं टीवी देख के योगा कर लिया करूँगा, अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम जो भी आप कहेंगे वो मैं कर लूँ। नहीं, वो एक लय में करने होते हैं बीमारी के। उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दी और उसके बाद जो है मैं ये चीज़ में हैरान था कि नंबर 1 मेरे में पॉजिटिविटी आई। यार जब एक 60 इयर्स की लेडी 20 इयर्स से सेम बीमारी के होते हुए मुझसे भी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में जो थी, मेरा तो 3 या 4 मन के ही गले थे, उनके तो टोटली डिपेंडेंट थी। वो लेडी मेरे पहुंचने पे चाय पिलाती है, तो मायने रखता है कि नहीं, कहीं ना कहीं बहुत ही। अच्छा, फिर जब हमारी डिटेल में काफ़ी लंबी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा माता जी आप कैसे गाइड करते हो, कितने लोगों को गाइड करते हैं? यानी मेरे पास कोई तकरीबन 2400 के करीब पेशेंट्स थे। ऐसे कैसे? तुम तो ऐसे ही हैरान हो रहे हो। मेरे पास 238 के करीब जो हैं वो डॉक्टर्स पेशेंट्स, उनमें कुछ MBBS हैं, कुछ MDs भी हैं, कुछ औरतों से रिलेटेड भी डॉक्टर्स। मैं खुद हैरान हो गया। उन्होंने मुझे एक डायरी दी, उन्होंने मेरा नाम पता और मोबाइल नंबर नोट किया और वो वीकली मुझे कॉल करके मेरी जो है बीमारी के बारे में, मेरी हेल्थ के बारे में पूछते। ठीक है, लेकिन मैंने उनसे माता जी से पूछा माता जी फीस, कह रही फीस उस दिन लूँगी जिस दिन तुम 100% तुम्हारी इस बीमारी का क्योर हो जाएगा, मैं उस दिन तुमसे जो है फीस, अदरवाइज मैं फीस नहीं। तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए जो है, तुम्हारा दुआएं मेरे लिए जो है वो बहुत बड़ी हैं, वो मेरी फीस के लिए सफिशिएंट। तो मैं तो खुद हैरान था कि योगा से भी हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं तो जीरो हो गया था बिल्कुल उस दिन, क्योंकि 3 महीने का टाइम है भैया, और ये अब सेकंड टाइम अगर आ गई प्रॉब्लम तो ये जो है कंट्रोलेबल तो नहीं है, ऑलरेडी क्योरेबल तो है ही नहीं। क्यों, मुझे बता दिया गया था डॉक्टर्स द्वारा कि भैया सेकंड टाइम नहीं चांस ले। और आज मुझे जो है 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, कब, नवंबर में। मुझे हाँ बीच में मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं उस सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करता हूँ। मैं रूटीन में हॉस्पिटल जाता हूँ, हर 2 महीने में, 3 महीने में मैं बायोप्सी कराता हूँ, मैं पेट स्कैन कराता हूँ, मैं और CBC, LFT, KFT जो टेस्ट लिखे होते हैं डॉक्टर ने, मैं वो करा के रिपोर्ट लेके जाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मुझे जो, मैं नेगेटिव बिल्कुल हो रहा था, सेकंड टाइम मैं नेगेटिव हो रहा था, लेकिन जो मोटिवेशन मिला
वो मुझे वशिष्ठ माता जी से मिली। क्यों? क्योंकि मेन ये है ना, डॉक्टर तो आपको एक्चुअल कंडीशन का बता सकता है, हो सकता है भैया 3 महीने, हो सकता है 3 साल भी हो सकते हैं। क्यों? मैंने डॉक्टर साहब से यही बोला था, मैंने डॉक्टर साहब आप ये फाइल पे ऐसे बोल देते हो कि मैंने पेशेंट को ये बता दिया है, अब वो कर नहीं रहा है, आपने मेरे को उन्होंने मेरा, मैंने इवन अपना नंबर भी रजिस्टर करा दिया था, मेरा 29 नंबर था, उस टाइम कोरोना का दौर था, इस वजह से 29 नंबर था। लेकिन बोन मैरो कराना 40 to 45 डेज रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। नॉर्मली एक मीडियोकर फैमिली के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, 10 से 12 लाख का खर्चा तो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बाहर जाओगे ये 22 से 25 लाख का खर्चा। लेकिन होता क्या है, हम परहेज जितना करेंगे, ठीक है, अब मान लो एक तक क्या होता है कि हम जो है ना इरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अब मान लो मुझे पता है यार मैं तो दवाई खा रहा हूँ शुगर की, कोई बात नहीं, एक रसगुल्ला खा लिया जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, दवाई तो खा ही रहा हूँ। नहीं, वो नेग्लिजेंसी नहीं चलेगी। अगर आपने कोई परहेज करना है तो वो करना है। क्यों? आप वो किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है। बाकी तो 100 बात की एक बात है, जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन उसने रिटर्न टिकट भी बना दी, भैया इस दिन आपने आना है वापसी, उस दिन हमने आना है, जाना ही है, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। लेकिन आपको पता ही है, कीमोथेरेपी कराओ, रेडिएशंस कराओ, टेस्ट होते हैं, पेट स्कैन होता है, रेडिएशंस का कितना उस पर बॉडी पे नुकसान होता है, कीमो से कितना नुकसान होता है, सबको सब पता है। जो भुगत भोगी है ना उनको सब पता है। लेकिन वही है ना, जो डर गया वो मर गया, और डर के आगे जीत है। तो आपने आज का जो मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया, वो बताने का मतलब ये कि जब एक 60 साल की लेडी, 60 साल उम्र थी जब उनका मल्टीपल माइलोमा डायग्नोस हुआ, 80 प्लस में चली गई, वो भी उस बॉडी पे जो उन्होंने 60 साल की उम्र में 20 साल पहले डोनेट कर दी थी। तो हम आप लोग ये क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। लेकिन 70 से 75% लोग जो हैं वो सिर्फ एक डर की वजह से चले गए। यार क्यों? मैं तो कैंसर को एक बीमारी नहीं, एक डर मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव नहीं होता, मैं हुआ, लेकिन अब मैं बहुत से लोगों की काउंसलिंग करता हूँ, एक वैदिक हीलिंग सेंटर से जुड़ा हूँ, और डिफरेंट टाइप के पेशेंट से मिलता हूँ, और उनकी मैं काउंसलिंग करता हूँ। जो होना है वो होना है, तो फिर किस बात का रोना है? कहने का क्या मतलब है, तात्पर्य है, जिस दिन जो तिथि जो समय निर्धारित किया होगा उस परम पिता परमात्मा ने, उस दिन हमें वापस जाना ही, तो हंस के जाएंगे ना, रो के या डर के क्यों जाएंगे? इतने कहते हुए मैं आपसे धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको 2 आइटम और बताऊंगा जिनकी वजह से हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन हम जाने अनजाने उनको किसी न किसी रूप में ले रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि हम उनको इग्नोर करें या उनका अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट दें। धन्यवाद।